गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान का जो राजनीति विज्ञान से सहसंबंध है, उस सहसंबंध को हम कुछ बिंदुओं में स्पष्ट करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने ऑब्जेक्टिव बेस्ड और नेचर बेस्ड हमने कोरिलेशन देखने का प्रयास किया था, जिसको इसके पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया गया है। आप उस वीडियो को भी देखिएगा। इसके साथ ही आज जो कोरिलेशन है सामाजिक विज्ञान का राजनीति विज्ञान से सहसंबंध। अब ये जो सहसंबंध है, इसे हम कुछ पॉइंट्स के आधार पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है कि अधिकारों का ज्ञान। तो अधिकारों का जो ज्ञान है वो राजनीति विज्ञान में ही दिया जाता है और समाज के व्यक्ति द्वारा ही इन अधिकारों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से समाज के व्यक्ति द्वारा अपने अधिकारों का उपभोग करते हुए समाज के अंदर एक व्यवस्थित और सुनियोजित समाज के विकास में अपने अधिकारों का उपभोग करते हुए योगदान दे सके, इसके लिए पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत जो है वो अधिकारों का ज्ञान दिया जाता है, या मौलिक अधिकार जिसे हमारे भारतीय संविधान के द्वारा उल्लेखित किया गया है। तो उन अधिकारों की जानकारी पॉलिटिकल साइंस में दी जाती है और पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत लेकर के उसका उद्देश्य यही होता है कि हमारा जो समाज है वो शोषण मुक्त समाज हो सके, ताकि सभी व्यक्ति अपने अधिकारों को जान सके और अपने अधिकारों का इस प्रकार से उपभोग करें कि दूसरे के अधिकारों का हनन न हो। तो इस प्रकार एक शोषण मुक्त समाज की स्थापना के लिए पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस का आपस में कोरिलेशन करते हुए अगर स्टडी कराई जाए तो इसके लिए इन दोनों को आपस में सहसंबंधित करके पढ़ाया जाए, ताकि अधिकारों के ज्ञान के साथ साथ एक स्वस्थ समाज की भी, जिसमें शोषण मुक्त समाज हो, उस समाज की भी स्थापना हो सके। सेकेंड पॉइंट इसके अंतर्गत आता है कुशल नागरिक के कर्तव्यों का ज्ञान। तो हमारे नागरिकों को संविधान के द्वारा जो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, कहा गया है कि जब हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह ठीक प्रकार से करेंगे तभी हम अपने अधिकारों का उपभोग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार सभी नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी ज्ञान होना चाहिए। और राजनीति विज्ञान इसी संदर्भ में जितने भी संविधान के द्वारा नागरिकों को मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं, जो 11 है हमारे, तो इन मौलिक कर्तव्यों का ज्ञान होना चाहिए, ताकि हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए और इसके साथ ही हमारे विद्यालय के प्रति जो भी कर्तव्य है एज ए स्टूडेंट, उसकी जानकारी बच्चों को हो सके। नेक्स्ट इसके अंतर्गत जो पॉइंट आता है वह है समानता की भावना का विकास। अब समानता की भावना के विकास के लिए सबसे पहले तो हमें जो हमारे मौलिक अधिकार है, जिसके अंतर्गत समानता का अधिकार हमें हमारे संविधान के द्वारा दिया गया है, तो समानता की भावना का विकास से संबंधित ज्ञान भी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ही बालकों को दिया जाता है, ताकि जो इस समानता की भावना के विकास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारा जो है वो स्कूल का होता है। तो स्कूल के अंदर इस प्रकार की एक्टिविटीज कराई जाती है। तो एक्टिविटीज द्वारा हम सोशल जो
इक्वालिटी है, सामाजिक समानता का जो समाज है उसकी स्थापना कर सकते हैं। और इस एक्टिविटीज के माध्यम से ही बालक जो आपस में सहयोग करके एक दूसरे के साथ काम करते हैं या एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, उससे एक दूसरे के प्रति जो है समानता की भावना का विकास होता है। एक दूसरे की जाति पाति जो ऊंच नीच का भाव है वो समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार एक सामाजिक समरसता पूर्ण एक स्वस्थ समाज के निर्माण में ये जो पॉलिटिकल साइंस है वो अपना रोल प्ले करता है। इस कारण से हमें सोशल साइंस को पॉलिटिकल साइंस के साथ कोरिलेट करते हुए स्टडी करानी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें न्यायिक व्यवस्था का ज्ञान। तो न्यायिक व्यवस्था जो हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था है, जिसे सेशन न्यायालय से लेकर के सर्वोच्च न्यायालय तक एक पदानुक्रम में व्यवस्थित किया गया है। और इस न्यायिक व्यवस्था के आधार पर ही हमारे देश का जो समस्त कानून है वो चलता है, और उन कानूनों की ठीक प्रकार से पालना हो सके, इसका कार्य भी इस न्यायिक व्यवस्था के द्वारा या न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। तो न्याय संगत जो है समाज हो, और साथ ही अन्याय के विरुद्ध अगर कोई व्यक्ति गलती करता है तो वो दंड का भागी है, तो उसका प्रावधान भी है जो इस न्यायिक व्यवस्था के अंतर्गत ही आता है। और इस न्यायिक व्यवस्था के आधार पर अगर देश की सामाजिक व्यवस्था की संरचना स्थापित होती है तो एक सर्वोच्चतम समाज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार न्यायिक व्यवस्था का ज्ञान भी पॉलिटिकल साइंस में दिया जाता है, ताकि एक अच्छी सर्वोत्तम न्यायिक व्यवस्था के आधार पर एक सामाजिक हमारा विकास हो सके, एक सामाजिक व्यवस्था हमारी स्थापित हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंतर्गत कि कानूनों का ज्ञान। अब न्यायिक व्यवस्था जो है वो कानूनों के आधार पर ही चलने वाली एक व्यवस्था है। तो इसमें जो कानूनों का निर्माण है, अब कानूनों का जो निर्माण है वो व्यवस्थापिका के द्वारा किया जाता है। तो कानूनों के निर्माण का ज्ञान अब कानूनों के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो संसद के द्वारा की जाती है, और इसी का ज्ञान हम जो है सेकेंडरी लेवल तक सोशल साइंस के अंतर्गत इस पॉलिटिकल साइंस के इस पार्ट को स्टडी करते हैं, जिसमें कानून निर्माण की प्रक्रिया को बालकों को समझाया जाता है या उसकी जानकारी से उन्हें अवगत किया जाता है, ताकि हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए कानून पर आधारित एक शासन व्यवस्था स्थापित हो सके। और इन कानूनों का पूर्णतः पालन हो रहा है या नहीं, ये हमारी न्यायिक व्यवस्था देखती है। तो इस प्रकार पॉलिटिकल साइंस में कानूनों के निर्माण से संबंधित जानकारी दी जाती है, ताकि जो हमारा समाज है वो कानूनों के आधार पर नियम पूर्वक चले, जिससे सभी व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों का उपभोग कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत आता है मताधिकार का ज्ञान। अब हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत 18 वर्ष की आयु जिसकी हो जाती है उसे मताधिकार का जो है राइट दिया जाता है, वो अपना मत दे सकता है। तो इसके अंतर्गत मताधिकार का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि हम हमारे देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए सरकार का गठन कर सके। और सरकार का गठन करने के लिए, चूंकि हमारे देश में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है जिसमें जनता का जनता के लिए जनता द्वारा ही शासन होता है, तो इसमें मताधिकार के प्रयोग के द्वारा हम अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, और वो प्रतिनिधि ही आगे चल करके जो सिलेक्ट होते हैं पर्टिकुलर नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, जिनका बहुमत होता है, उन्हीं की ही सरकार बनती है और उन्हीं के द्वारा ही हमारे देश का शासन चलाया जाता है। तो इस प्रकार अपने मताधिकार का ठीक प्रकार से उपयोग हो, ऐसी सरकार चुने जो देश का विकास कर सके। तो इसके लिए हम एक उत्तरदायी नागरिक होने के नाते हम हमारे मताधिकार का सही प्रकार से उपयोग करें, और साथ ही ऐसे शासन तंत्र का निर्माण हो जो हमारे देश को न केवल आर्थिक प्रगति
राजनीतिक प्रगति अपितु सामाजिक प्रगति को भी एक आधार प्रदान कर सके। तो इस प्रकार मताधिकार का ज्ञान पॉलिटिकल साइंस में दिया जाता है ताकि हमारे देश का सामाजिक विकास हो सके, राजनीतिक विकास हो सके, आर्थिक विकास हो सके, सांस्कृतिक विकास हो सके। तो इन सभी विकासों के लिए हमें ऐसी सरकार चुननी चाहिए जो हमारे देश को चलाने के लिए एक नियम पूर्वक चले और हमारे देश के जो संविधान है जिसमें हमारे नियम उल्लिखित हैं उसके आधार पर देश का शासन करे, भ्रष्टाचार आदि जो है उनमें लिप्त ना हो। तो इन सब की जानकारी हमें पॉलिटिकल साइंस के द्वारा मिलती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास। तो प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास भी से संबंधित ज्ञान भी जो है वो हमें पॉलिटिकल साइंस के माध्यम से ही मिलता है। अब प्रजातांत्रिक मूल्यों से तात्पर्य है हमारे देश में संविधान के द्वारा हमें स्वतंत्रता, समानता, एकता, अखंडता, समता, सामाजिक न्याय और इसके साथ ही हमारे मौलिक अधिकार है, कर्तव्य है और धर्मनिरपेक्षता है। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये सब प्रजातांत्रिक मूल्य है और इन सभी मूल्यों का विकास का जो कंटेंट नॉलेज है वो हमें पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत ही स्टडी कराई जाती है ताकि इसके आधार पर हमारे देश की जो सामाजिक व्यवस्था है वो सुदृढ़ हो सके, एक सामाजिक एकता और अखंडता की स्थापना हो सके। तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस और जो है सोशल साइंस को कोरिलेट करके हम स्टडी कराएं तो वो हमें दोनों के जो कंटेंट नॉलेज को समझने में आसानी होगी और सुविधा होगी। और इन जो पॉइंट्स के आधार पर अगर हम कोरिलेट करके स्टडी कराते हैं तो बच्चों के लिए भी ज्ञान का स्थायीकरण करने में आसानी होती है, ज्ञान सरल हो जाता है, बोधगम्य हो जाता है, अधिगम की प्रक्रिया भी तीव्र हो जाती है। इसके साथ ही कई ऐसे फैक्ट्स हैं जो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत होते हैं जिन्हें सोशल साइंस से कोरिलेट करके ही अगर हम स्टडी कराएं तो एक ऐसे सामाजिक व्यवस्था का विकास हो सके जिसमें आदर्श नागरिक जो उस शासन व्यवस्था को चलाए, क्योंकि आदर्श नागरिक का निर्माण करना या नागरिकता के भावना या नागरिकता के गुणों का विकास करना भी पॉलिटिकल साइंस का ही एक तरह से ऑब्जेक्टिव है। तो इस कंटेंट नॉलेज के आधार पर एक ऐसे आदर्श नागरिक तैयार होते हैं जो देश का विकास कर सके, देश को ऊंचाइयों पर ले जा सके। और साथ ही इन दोनों में जो घनिष्ठ संबंध है उसको स्थापित करने से पूर्व कुछ सावधानियां, जिन्हें मैं कुछ बिंदुओं के आधार पर इसी में ही लिख रही हूँ, तो कुछ सावधानियां इन दोनों में कोरिलेट करने पर जो है हमें ध्यान रखनी चाहिए। उसमें पहली है कि हम जो भी ज्ञान प्रदान कर रहे हैं वह जो है प्रसंगों के रूप में हमारे पास होता है। तो प्रसंगों का चुनाव बालकों के स्तरानुकूल हो, यानी हम जो भी कंटेंट ले रहे हैं वो कंटेंट कैसा हो जो बालक के स्तर के अनुसार हो, उनके आयु स्तर के अनुसार हो, उनकी कक्षा के लेवल के आधार पर हो। दूसरी इसमें हमें सावधानी रखनी है कि सामूहिक और मानवीय क्रियाएं, सामूहिक एवं मानवीय क्रियाओं पर बल, क्योंकि जितनी ज्यादा एक्टिविटीज हम देंगे बच्चों को इस दोनों विषयों के अंतर्गत मानवीय क्रियाओं पर उतनी ही ज्यादा इन दोनों के विषय के प्रति जो है बालक की रुचि बढ़ेगी और रुचि बढ़ने के साथ साथ इन दोनों से संबंधित जो भी ज्ञान है वो बच्चे के मानसिक स्तर पर ऐसी अवधारणाओं का विकास करेगा जो दोनों से सहसंबंधित होगी। इसी के साथ है सहसंबंध स्वाभाविक रूप से हो, जिसे बच्चा सहज रूप से समझ सके। ऐसा नहीं हो आर्टिफिशियल सहसंबंध हो। आर्टिफिशियल सहसंबंध से जो ज्ञान का जो हम स्वाभाविक रूप से स्थायीकरण बच्चों के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत करना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा। तो इस कारण
सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस आपस में को रिलेटेड सब्जेक्ट हैं, क्योंकि सेकेंडरी लेवल पर हम पॉलिटिकल साइंस को सोशल साइंस के अंतर्गत ही स्टडी करते हैं और ऐसी कंटेंट जो सामग्री है वो इंक्लूड की जाती है जो एक समाज के स्थापना के लिए और समाज के समस्त कार्य और गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। इसलिए हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत इन सभी कंटेंट की स्टडी करते हैं जो सोशल साइंस के अंतर्गत ही आते हैं। अतः हमें पॉलिटिकल साइंस और सोशल साइंस को एक दूसरे से को रिलेट करते हुए स्टडी करानी चाहिए। नाउ आज का जो असाइनमेंट है आप लोगों का वो इस प्रकार से है। इस असाइनमेंट के अंदर आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है। इस क्वेश्चन के आधार पर सामाजिक विज्ञान का राजनीति विज्ञान से सहसंबंध को स्पष्ट कीजिए। तो आपको आज ही इस वीडियो में दी गई नॉलेज के आधार पर दोनों में कोरिलेशन स्थापित करना है और विद एग्जांपल आपको इसका आंसर लिखना है। और इस कोरोना पैंडेमिक के अंतर्गत आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए, आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलिए और अपने राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जो गाइडलाइन जारी की जा रही है उसका पूर्ण रूप से पालन कीजिए और दूसरों को भी करने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।